जब नमक का नया विभाग बना था तब उसका लेन देन निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों की शुरुआत हुई। कोई घूस से काम निकालता था और कोई चालाकी से। अधिकारियों को लाभ ही लाभ था। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग में आ रहे थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी लल जाता था। यह वह समय था जब फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंसीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए लड़कियां हैं, वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। मैं तो वृद्ध हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ी। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में औहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है। निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखना, और ऐसा काम ढूंढना जहाँ ऊपर की आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, इससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसीलिए उसमें वृद्धि नहीं होती, और ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसीलिए उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, अब तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकताओं को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो वो करो। इन बातों को निगाहों में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंसीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शगुन से चले थे। जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गई। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये, लेकिन पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगी। खैर, जाड़े के दिन थे, रात का समय था। नमक के सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंसीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम विचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए, गाड़ियां क्यों नदी के पार जा रही हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और घोड़ा बढ़ाते हुए पुल की ओर आ पहुंचे, और गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांट कर पूछा, ये गाड़ियां किसकी हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोकदीन की। कौन पंडित आलोकदीन? जवाब मिला, दातागंज के मुंशी बंसीधर चौके। पंडित आलोकदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जिम्मेदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौम थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे वाले आदमी थे। अंग्रेजी अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। मुंशी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बात देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम लोग सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं कि इसमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने अपने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर घोड़े को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। क्या लगता है आपको, आगे मुंशी बंसीधर ने क्या कदम उठाया होगा? क्या उन्होंने इन बोरियों के मालिक पंडित आलोकदीन पर कार्रवाई की होगी, या ये मैटर यहीं खत्म कर दिया होगा?
ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और पार्ट 2 देखें। धन्यवाद।